नमस्कार। दीवा डायरीज के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं जिस प्रतियोगी की बात करने जा रही हूँ वो कहती है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलता। मेरे इस प्रतियोगी की यही एक मुश्किल थी जिसे जिंदगी को सींचती गई, लेकिन उसके अपने बहुत सारे सपने थे। एक एक करके कतरा कतरा टूटता गया, लेकिन एक चीज उसने बहुत मेंटेन रखा, लिखना। लेखन, उसकी कविता बस सुनते रह जाएंगे। बचपन तो नहीं, स्कूल से लेकर के आज तक उसकी कई कविताएं, कई रचनाएं, कई मैगजीन में, अखबारों में छपा है। तो चलिए मिलते हैं आज एक और नए प्रतियोगी से। सरिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच में। आज मैं चाहती हूँ कि आपके अनकहे अनसुने, जो दिल में रह गई बात थी, जिसे कभी मुकम्मल जहां नहीं मिला, उन सब बातों को आज मेरे दर्शकों के साथ आप साझा कीजिए। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। नमस्ते बबीता जी, मैं सरिता चंद नोएडा से। मैं मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली हूँ और मेरा बचपन और मेरी पढ़ाई लिखाई सब राजस्थान में हुई, क्योंकि मेरे पिताजी रेलवे में कार्यरत थे। मेरी शादी 1982 में हुई। उसके बाद मैं नोएडा शिफ्ट हो गई थी। उस समय मेरी उम्र बहुत ही कम थी जब मेरी शादी हुई। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी की शादी हो चुकी है, बेटा जॉब कर रहा है। यही मेरा परिचय है। सरिता जी, मैं जानती हूँ आपका बचपन बहुत चुलबुला गया है, क्योंकि आप कुछ सपनों की दुनिया में रहना ज्यादा पसंद करती थी और लेखन तो बस आप लिखती थी पढ़ने के साथ साथ। लेकिन उस पढ़ाई के बीच में भी आप कुछ ऐसी चुलबुली हरकतें करती थी, उसके बारे में मेरे दोस्तों के साथ साझा कीजिए। और ये भी बताइए कि आपका ड्रीम बॉयफ्रेंड और ड्रीम गर्लफ्रेंड, जब मूवीज देखते हैं तो हम लोग उनको अपना आदर्श बना लेते हैं या उनके प्यार में हम लोग पागल हो जाते हैं। उन सभी का नाम भी जानना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि आपका उनके प्रति कितना प्रेम था। सही कहा बबीता जी, मैं बचपन से ही बहुत चंचल थी और चुलबुली थी। बचपन की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी भी सोचती हूँ तो बहुत हंसी आती है। बहुत शरारतें करती थी मैं। एक घटना मैं आपको बता रही हूँ। एग्जाम के दिनों में क्या होता था, मम्मी सबको पढ़ाने बैठा देती थी, तो मैं क्या करती थी, अपना सिलेबस खत्म करने के बाद सिलेबस की बुक्स में कहानी की किताबें, उन दिनों नंदन और चंपक हुआ करती थी, राजन इकबाल के बाल उपन्यास होते थे, तो मैं अपनी सिलेबस की बुक में उसको रख के पढ़ा करती थी, क्योंकि एग्जाम के दिनों में ये अलाउड नहीं था कि मैं कहानियां और ये बुक्स वगैरह पढूं। तो एक दिन मम्मी ने चाप से आई। पहले तो उन्होंने सोचा मैं पढ़ाई कर रही हूँ अपनी सिलेबस की बुक्स, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं तो उसके अंदर दूसरी बुक्स रख के पढ़ रही हूँ तो खूब डांट भी पड़ी और खूब पिटाई भी हुई। लेकिन मैंने फिर भी लिखना पढ़ना नहीं छोड़ा। मैं बचपन से ही लिखती हूँ, कहानी कविताएं लिखती हूँ। और एक घटना मुझे और याद आ रही है। उन दिनों पद्मिनी कोल्हापुरी जी की कोई मूवी आई थी, तो मैं उनकी बहुत जबरदस्त फैन हो गई थी। उनकी फोटो मैंने किसी मैगजीन में देखी और दीवार में चिपका दी मैंने वो फोटो। लेकिन मुझे अभी ये तो याद नहीं है कि कौन सी मूवी थी उनकी, लेकिन मैंने कल्पनाओं की दुनिया में तो मैं खोई रहती थी बहुत ज्यादा बचपन से ही। तो मैं सोचती थी कि काश मैं मुंबई जाती। और पद्मिनी जी की भी उम्र मेरे ख्याल से, अब मालूम नहीं मुझे अच्छे से, हम उम्र ही है वो मेरी। और मैं सोचा करती थी कि वो 10th में अभी मैं आ गई हूँ तो वो भी जरूर 10th क्लास में होंगी। मैं मुंबई जाऊंगी और उन्हीं के स्कूल में मैं एडमिशन लूंगी। अब मुझे उस बात पे आज तक बहुत हंसी आती है। मेरे फेवरेट हीरो धर्म जी हैं और फेवरेट हीरोइन मुमताज हैं। उन दिनों उनकी मूवी बहुत आया करती थी। जब हम राजस्थान में थे, छोटे थे, हम खूब देखने जाया करते थे मूवी। और उनकी मूवी देख देख के ही हम बड़े हुए हैं। और उनसे मिलने का मेरा आज भी बहुत एक ड्रीम है कि मैं उनसे मिलूं, लेकिन पता नहीं पॉसिबल होगा या नहीं। अभी भी मुझे अपनी उन बातों की बहुत ज्यादा हंसी आती है जो बचपन में मैं किया करती थी। सरिता जी, अब आप मुझे ये बताइए कि 9th क्लास के एग्जाम के बाद आपके साथ क्या हुआ? बबीता जी, वो जो घटना है वो 9th के बाद की नहीं है। वो जो मेरे साथ घटना हुई थी छोटी सी है, कोई वैसी बात नहीं है, लेकिन वो मुझे आज भी याद है। मैं राजस्थान से 11th क्लास पास करके गई थी, तो उत्तराखंड दीदी की शादी में तय हो गई थी, तो हमें जाना पड़ा वहाँ पे। जब मैं एडमिशन के लिए गई 12th के, तो वो वापस मुझे 11th में ही रख रहे थे। तो ये चीज तो मुझे बिल्कुल गवारा नहीं, क्योंकि मैं कभी किसी क्लास में फेल नहीं हुई और हमेशा पढ़ने में अच्छी थी। तो मैंने फिर तय किया कि मैं रेगुलर न करके, मैंने बहुत
बहुत कोशिश की कि मुझे रेगुलर क्लास मिल जाए, लेकिन मुझे रेगुलर क्लास नहीं मिली। मुझे वो लोग 11th में ही एडमिशन दे रहे थे, जबकि मैं 11th पास कर चुकी थी। तो मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा कि 1 साल बर्बाद जाएगा। तो मैंने क्या किया, 12th का पेपर दिया, लेकिन मैंने प्राइवेट पेपर दिया। यही घटना है, तो आज तक मैं भूली नहीं हूँ उस घटना को। ये घटना उत्तराखंड की है। सरिता जी, अब मैं जानना चाहूंगी कि आपकी शादी कहाँ हुई और शादी के बाद आपने कैसे कैसे मुश्किलों का सामना किया, क्योंकि आपके तो साथ यही हुआ ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। आपके बहुत सारे प्यारे प्यारे ड्रीम्स थे जो फुलफिल ही नहीं हो पाया। शायद उस वक्त लड़कियों को इतना ज्यादा पढ़ने के लिए मौका नहीं मिलता था, या फिर ये मान के चलते हैं कि हमारे पेरेंट्स को सबसे पहला चिंता यही होता था कि बेटी है तो शादी कर। लेकिन ये सल्यूशन नहीं है जो आज के पेरेंट्स नहीं करते हैं। तो मुझे वो दुखदाई, वो पल, वो व्यथा, वो जो दर्द आपके सीने में था, उन सबको आप इस वक्त मेरे साथ साझा कीजिए। बबीता जी, आपने बहुत ही भावुक कर देने वाला सवाल पूछा है। के लिए तो मुझे अपना यादों का पिटारा खोलना पड़ेगा। बबीता जी, मेरी शादी 1982 में हुई। उस समय मैंने 12th के एग्जाम दिए थे और मेरी शादी उत्तराखंड घोड़ागढ़ हुई थी। उस समय मैं 16+ थी। शादी के बाद मैं दिल्ली आ गई थी। दिल्ली में मेरे लिए सब कुछ नया था। नई जगह पे आके जरा डर भी लगता था। यहाँ आने के बाद आगे पढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन यहाँ इतनी व्यस्त रहती थी कि यहाँ पे हमारे पहचान वाले बहुत रहते थे दिल्ली में। तो हर संडे को वो लोग हमसे मिलने आते थे, तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी। मैं पढ़ाई नहीं कर पाई। बस मेरा एक शौक था जो डिफेंस में और आर्मी में जाने का, क्योंकि मैं देखती थी वहाँ बहुत अनुशासन है और मेरे को वहाँ डिफेंस में एक ग्लैमर सा नजर आता था। मैं सोचती थी काश मैं भी जॉब करती, शादी नहीं होती तो शायद मैं जॉब ही करती। और पढ़ाई भी मैं आगे कर नहीं पाई क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब रहने लगी थी। एक तो माँ बाप से दूर और नई नई जगह, बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह थी दिल्ली। लेकिन मैंने अपना एक शौक पूरा जरूर किया है घर रह के। छोटी थी, स्कूल टाइम से मैं कहानी कविताएं बहुत लिखती थी और वही शौक मैंने अपना जिंदा रखा। खूब सारी कहानियां लिखी, कविताएं लिखी। सरिता मैगजीन में छोटे प्रसंग होते हैं तो भेजती थी, प्रकाशित होते थे वो। कभी लेटर लिखती थी सरिता मैगजीन के लिए। मतलब इस तरह से मैंने कहानी कविता लिखना शुरू किया और आज मैंने खूब सारी कहानियां कविताएं मेरी लिखी हुई मेरी डायरी में है। उसमें से खूब सारी प्रकाशित भी हुई है मेरी। इसी तरह मैंने अपना समय व्यतीत किया। 1988 में मेरी बेटी पैदा हुई, 1993 में मेरा बेटा पैदा हुआ था। इसी तरह बच्चों के पालन पोषण में टाइम का पता ही नहीं चला कैसे बीता। संघर्ष तो खैर कम नहीं हुआ, कुछ चलता ही रहा, कभी कुछ कभी कुछ। जिंदगी है, अब ये सब चलता ही रहेगा। आपने ठीक कहा, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमां नहीं मिलता। सरिता जी, बहुत सारी दुख की बातें हो गई। मुझे सच में बहुत तकलीफ होता है जब हम औरतों को अपने आप को प्रूव करने के लिए इतनी तकलीफें सहनी पड़ती है। लेकिन मैं इस वक्त अपने दर्शकों को दुख से बाहर निकालना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अपने लिखी हुई कोई एक ऐसी कविता सुनाए जो सच में दिल को छू जाए और हम कहें, वाह सरिता जी क्या बात है। तो एक कविता हो जाए। मेरी कविता का शीर्षक है वो दिन कहाँ गए, वो खुशनुमा शामें खिलते सवेरे कहाँ गए, दोस्तों के संग बिताए वो जमाने कहाँ गए, माँ की रसोई में पकती थी खाने की खुशबू, अब उस ममता के हाथों के खजाने कहाँ गए। परदेश में आकर हम भी खो गए इस भीड़ में, परदेश में आकर हम भी खो गए इस दुनिया की भीड़ में, मेरे गाँव के वो टेढ़े मेढ़े पगडंडियों वाले गाने कहाँ गए। खुश थे बहुत उन दिनों, खुश थे बहुत उन दिनों जब थे अपने पहाड़ों की गोद में, अब उन प्यारी वादियों के दिलकश नजारे कहाँ गए। अब तो कैद है बंद कमरों में हम, अब तो कैद है बंद कमरों में हम, खुले आसमां के सितारे कहाँ गए। न कोई साथी न संगी, न कोई साथी न संगी इस दुनिया की भीड़ में, वो चाय की टपरी, वो गपशप, दोस्तों की महफिलों के नजारे कहाँ गए, दोस्तों की महफिलों के तराने कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए। माँ यूनिवर्स द ब्यूटी दिवा को 2022 में होना था, लेकिन किसी कारणवश वो अभी तक नहीं हो पाया। तो उस वक्त आपको ये मंच में रैंप वॉक करने का मौका मिला, जो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। बहुत जल्द ये कार्यक्रम होने वाला है। लेकिन जब आपको ये पता चला कि माँ यूनिवर्स द ब्यूटी दिवा के रैंप में आपको रैंप वॉक करना है, और जानते हैं तकरीबन 50,000 लोग लाइव
स्टेडियम में आप लोगों को देखेंगे, और ब्रॉडकास्ट में तो बहुत ही लोग देखेंगे, उसका तो हिसाब मैं बता नहीं सकती, बट हाँ, लाइव 50,000 लोग स्टेडियम में आपको देखेंगे। तो उस वक्त आपको कैसा लगेगा? तो आपका क्या कोई ऐसा ड्रीम सच होने वाला है? बता सकते हैं आप? जी बबीता जी, जब मुझे इस प्रोग्राम के बारे में पता चला तो सचमुच मुझे बहुत ही खुशी हुई। इस प्रोग्राम के जरिए एक बहुत बड़ा ख्वाब पूरा होने वाला है। माँ यूनिवर्स दी ब्यूटी दीवा एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है, और इस पे जो रैंप वॉक करना है उसके बारे में तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। मुझे तो ढंग से सड़क भी पार नहीं होती है। सड़क क्रॉस करते वक्त भी मैं इतना डरती हूँ, तो मैं रैंप पे चल पाऊंगी या नहीं, अभी भी मुझे जरा सा डाउट है अपने आप पे। लेकिन जब आपने बताया कि इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी, कि एक तरफ बहुत ही खुशी हुई कि इस प्रोग्राम का मैं भी एक हिस्सा हूँ, क्योंकि रैंप वॉक वगैरह हम टीवी और फिल्मों में ही देखते हैं। मैंने लाइव भी कभी किसी को रैंप वॉक में नहीं देखा है, और जब पता चला कि खुद ये सब करना पड़ेगा, समझ नहीं आ रहा कैसे क्या होगा। लेकिन एक खुशी बहुत है इस चीज की कि हमें ये सब करते हुए लाखों लोग देखेंगे। इस चीज के लिए तो बबीता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद बनता है कि आपने उन महिलाओं के लिए सोचा जो कभी घर से निकली भी नहीं। कुछ लोग तो हमारी सदस्य ऐसे हैं कि जो कभी गाँव से ही नहीं निकले हैं, शहर तक नहीं देखा है, कई लोगों ने तो ट्रेन तक नहीं देखी है, प्लेन की तो बात ही दूर की है। आपके जरिए ये सब मौका मिल रहा है। सरिता जी, इस साल 2024 में हमने आपको एक जिम्मेदारी दी कि आप हमें उत्तराखंड से कुछ पार्टिसिपेंट्स दीजिए, क्योंकि आप उत्तराखंड की हैं। तब आपने उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट किया और हमें तकरीबन 50 के आसपास पार्टिसिपेंट आपने दिए। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जिम्मेदारी मिलने के बाद आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कैसे कैसे लोगों का रिएक्शन था, क्योंकि माँ यूनिवर्स द ब्यूटी दीवा एक ऐसा अनोखा ब्यूटी प्लेजेंट है जो कि 50 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए है। 50 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं वो महिलाएं हैं जिनकी बहुत सारी अनकही अनसुनी बातें, जो दर्द दिल में है, उस दर्द को निखरने का, संवरने का, सपने को साकार होने का मंच है ये। तो मुझे साझा कीजिए कि आपको क्या कोई तकलीफ हुई, अगर तकलीफ हुई तो वो क्या था, क्या है, और आप किस तरह से उन सब चीजों को हैंडल कर रही हैं? जी, आपने जो उत्तराखंड का दायित्व मुझे सौंपा, मुझे बहुत ही खुशी हुई इस बात की, क्योंकि आपने मुझ पे विश्वास जताया और विश्वास किया, और आपको लगा कि ये काम मैं कर पाऊंगी, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड का जब मैं टीम बना रही थी तो मुझे बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास बहुत फोन आने लग गए थे, बहुत जानकारी चाहते थे, और मैं उनको जानकारी देती भी थी, और उसके बाद भी उनको तसल्ली नहीं होती थी। तो वो अलग अलग नंबरों से मुझे कॉल करके क्रॉस चेकिंग करते थे कि मैं मतलब जो मैंने पहले बोला वो सही था, या अब जब दोबारा बोल रही वो सही बोल रही हूँ। लेकिन मेरा तो जवाब एक ही होता था, सही का तो जवाब एक ही होता है। और उनको इस बारे में वो जानना चाहते थे कि ये हम लोगों का एम क्या है, हम क्यों ले जा रहे हैं वहाँ महिलाओं। तो उनको मैं समझाती थी कि 50+ की महिलाओं को जो कभी बाहर बहुत कम निकली है, या जो अपने दिल की बात वो दिल में ही रह गई है, तो उस चीज को फेस करने का एक उनके पास सुनहरा मौका है। कई चीजों का सामना भी हुआ, लोग बहुत उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े सवाल भी पूछते थे, लेकिन अब हम लोगों को तो जवाब बड़े आराम से ही देना पड़ेगा। उत्तराखंड टीम ना बहुत अच्छी टीम बन चुकी है। मोस्टली सभी ने दोनों ही वीडियो भेजे हैं। वहाँ की महिलाएं तो बहुत मेहनती होती है, इसमें कोई शक नहीं है। सर, मुझे परेशानियां भी हुई लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला उत्तराखंड की महिलाओं के साथ। जाते जाते क्या आप कुछ संदेश देना चाहेंगे इस जनरेशन को और आने वाले जनरेशन को, ताकि कोई कह ना सके कि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता है? 2 शब्द जानना चाहती हूँ। बबीता जी, मैं आजकल के पेरेंट्स को यही संदेश देना चाहूंगी, वो अपने बच्चों को रोके टोके ना। अगर वो किसी चीज में उनकी रुचि है तो उनको वो कार्य करने दिया जाए, क्योंकि जिस चीज में वो अपना रुझान रखेंगे तो उसमें वो अपना करियर भी बनाने की कोशिश करेंगे। उनको खुली छूट दी जाए इस चीज की कि वो अपना करियर अपने आप चुने। बच्चों से भी यही कहना चाहूंगी, उनको इतने संसाधन मिले हैं,
इतनी सुविधाएं मिली हैं, माता पिता के सपनों को भी साकार करना चाहिए, उनकी बात भी सुननी चाहिए, क्योंकि माता पिता जो चीज भी अपने बच्चों को बोलते हैं तो अपने अनुभव से बोलते हैं। जो चीज वो नहीं कर पाए किसी वजह से, तो वो अपने बच्चों को अपने अनुभव से बहुत चीजें सिखाना चाहते हैं। तो बच्चों को भी अपने पेरेंट्स की बात ध्यान से सुननी चाहिए और माननी चाहिए, क्योंकि माता पिता कभी भी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचते। वो सोचते कि हमारे बच्चे हमसे भी 2 कदम आगे ही रहें। मेरा संदेश बच्चों के लिए और बड़ों के लिए यही है। सो दोस्तों, ये थी सरिता चंद, जिसने अपने को मुकम्मल जहां तक पहुंचाने के लिए बहुत कोशिशें की। कुछ कुछ सपने उसके साकार हुए और कुछ अधूरे रह गए। माय यूनिवर्स द ब्यूटी दीवा के प्लेटफॉर्म में शायद उनके सपना का इतना सा हिस्सा साकार हो जाए। सरिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस मंच में आके आपने अपनी जिंदगी को साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे बातें करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपने हमारा छोटा सपना नहीं, आपने हम जैसी महिलाओं का बहुत बड़ा सपना पूरा किया है। आपके लिए मैं 2 लाइनें गुनगुनाना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे गाना नहीं आता। मैं लिख सकती हूँ लेकिन मैं गा नहीं सकती, क्योंकि मेरी आवाज इतनी सुरीली नहीं है। मैं आपके लिए फिर भी 2 लाइनें बोलना जरूर चाहूंगी। आंधी फिल्म का गाना है ये। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लो जा रही थी, जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। शुक्रिया बबीता जी। सो दोस्तों, कैसा लगा सरिता जी की जिंदगी की कहानी और उनकी कविता? अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली, और अगर मिली तो जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल को भी क्लिक कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट एपिसोड का सारा विवरण आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, अल्लाह हाफिज, सलाम और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।